नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे मानव श्वसन तंत्र को। हम लोगों ने पिछला वीडियो में समझा था कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। याद कीजिए, हमने आंतरिक श्वसन में दो प्रकार के श्वसन को समझा था, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनॉक्सी श्वसन। समझे थे कि नहीं? इसके बाद आज हम लोग समझेंगे श्वसन तंत्र को। एक्चुअली में श्वसन तंत्र क्या होता है? जो अंग श्वसन में सहायता करता है उसे श्वसन अंग कहेंगे, और पूरे अंग को मिला देंगे तो वो ससुरा बन जाता है एक सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मानव श्वसन तंत्र, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, हम इस साइड में, राइट साइड में हम आपको फिगर बना के दिए हैं। इस दुनिया का सबसे घटिया फिगर ये है, आप लोग को इस तरह नहीं बनाना है। उसके लिए हम आप लोगों के साथ जुगाड़ किए हैं। एक तो देखिए, ये चीज का जुगाड़ करके रखे हैं। ये है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग जो है ऐसे चार्ट में देखेंगे, ठीक है? तो ये भी फिगर को देखना है और साथ में ये भी फिगर को देखना है, ठीक है? तो हम इसको हाथ में रखेंगे, ठीक है? तो समझते हैं सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र का पहला अंग क्या होता है। तो याद कीजिए, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला अंग पढ़ाया था मुख गुहा। तो उसी तरह मानव श्वसन तंत्र का भी पहला अंग क्या होता है? नासिका। इसको बोलते हैं नासा द्वार। क्या बोलते हैं? नासा द्वार। नासा वाला हो, अमेरिका वाला नासा नहीं, नासा द्वार। देखिए, हे द्वार है कि नहीं, इससे हम लोग सांस लेते हैं। आप तो बोलिएगा कि आप मुंह से भी सांस लेते हैं, नहीं, हम लोग मुंह से सांस लेते हैं, वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखिए, हवा में बहुत सारा धूल कण है, तो धूल कण को छांक कर कौन रखता है? तो हमारे नाक में बाल है, और हे म्यूकस है, श्लेष्मा इसको कहा जाता है। देखते हैं ना, म्यूकस चिपिर चिपिर करता है, जिसको कहते हैं ठेना, ठीक है? ये क्या करता है? अगर इससे हम सांस लेंगे तो वायु में जितने भी खराब पदार्थ है, जितने भी खराब धूल कण है, इसको छांकने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है, और इसमें बाल भी होता है। तो जो हम लोग मुंह से सांस लेते हैं वो अच्छा नहीं होता है, हम लोग जो नाक से सांस लेते हैं वो अच्छा होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग श्वसन तंत्र में समझेंगे नासिका या नासाद्वार, इसको कहते हैं नोस्ट्रिल, ठीक है? अब नोस्ट्रिल का क्या काम होता है? तो ध्यान से समझिए, जो नासिका होता है ना, ये जो नासाद्वार है, ये क्या है? मुख गुहा के ऊपर में है। तो ये जो मुख गुहा के ऊपर में, जरा सा देखिएगा इस फिगर को, तो देखिए, ये आपका माउथ हुआ, ये मुंह हुआ, और मुंह के ऊपर में ये देखिए नाक है ना, ये नाक है, ये नासिका पथ है या नासा द्वार है कि नहीं? अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो नासिका क्या हुआ कि जैसे यहां हम सांस लिए, इसमें क्या होता है कि दूगो जो है, देखने ना, दूगो छेद रहता है। तो वही लिखे हैं, मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। द्वार मतलब छेद। देखिए, क्या जोड़ी है? एक जोड़ी है। एक जोड़ी मतलब क्या गो? दूगो। देख रहे हैं, एक दू, और एक जोड़ी है। एक जोड़ी बोले तो क्या हो जाएगा? दूगो। जैसे याद कीजिए, हमने बताया था लार ग्रंथि में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो 3 जोड़े। और अगर संख्या पूछे तो संख्या की बात किया था हमने 6 गो, ठीक है? कौन कौन? तो हमने बताया था 3 जोड़ी का नाम बताइए, तो याद पेरिटोड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, से बताया था हमने, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जो नासा द्वार होता है, ये नासा द्वार क्या जोड़ा? एक जोड़ा है। और हवा जो है, हवा इसी से जाता है। जो हम सांस लेते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसी से जाता है, और ऑक्सीजन भी इसी से आता है। ये श्वसन तंत्र का पहला अंग है। और इसके बीच में देखिए, ये कपाट है। देखने, कपाट मतलब क्या है? ये दरवाजा का काम कर रहा है, ये द्वार है, और इस ससुरा कपाट है, मतलब किवाड़ है लगने वाला, ऐसे, ठीक है? तो ये दरवाजा का काम कर रहा है। बीचा में मतलब बाउंड्री का काम कौन कर रहा है? नासा कपाट। नहीं देख रहे, ये दरवाजा है और ये बीच में नासा कपाट है, ठीक है? और इससे क्या होता है कि हवा, वायु प्रवेश करती है कहां? अंदर। बस इतने ही होता है। देखिए, नासा द्वार का जो अगला भाग है वो नासा गुहा या नासिका वेसम कहते हैं। इंग्लिश में इसे नेसल कैविटी कहा जाता है, ठीक है? जरा ध्यान से समझिए, नासा गुहा मतलब क्या होता है? गुफा। और नासा मतलब क्या होता है? नाक। तो किसकी गुफा? नाक की गुफा। जैसे मुख गुहा, मुख गुहा मतलब क्या होता है? मुख की गुफा। गुफा मतलब देखिए ना, हाँ, गुफा की तरह है हमारा मुंह, तो उसी तरह नाक भी क्या है? गुफा की तरह है, इसलिए इसका नाम रखा नासा गुहा या नासिका वेसम रखा गया, ठीक है? अब जैसे हम नासा द्वार से ऊपर अपना अंगुली को ऊपर भेजेंगे, तो ससुरा जब ऊपर भेजेंगे तो देखिए यहाँ जितना बार आप नाक में डालिएगा उतना बार चिप 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 करेगा। इसको बोलते हैं म्यूकस। हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं ठेना। यही ठेना जब सूख जाता है तो इसको कहते हैं नकटी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये कैसे होता है, जरा ध्यान से समझिए। भगवान काहे दिया है? फालतू भगवान नहीं है। भगवान जो है बड़ा हाई यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ठीक है? ये आजे बाजे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं। मतलब भगवान का जो यूनिवर्सिटी में पढ़े वहां कोई नहीं पढ़ता है अभी फिलहाल, ठीक है? तो यहाँ क्या किया है कि देखिए, जैसे वायु में जितने भी धूल कण आएंगे, तो धूल कण तो नासिका द्वारा यानी कि नासा द्वार से चला गया। अब इस ससुरा धूल कण को चिपकाएगा, अगर अंदर जाएगा तो हानि पहुंचाएगा। तो इसको छांकने का काम कौन करता है? तो हे जो नासा गुहा है ना, वहां झिल्ली मच्छरदानी पाया जाता है। मच्छरदानी मतलब मच्छरदानी को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में? झिल्ली। और उस झिल्ली से क्या निकलता है? श्लेष्मा। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? म्यूकस। और म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ये जो है ना, ये देखिए ना, चिपचिपा, जिसको हम लोग ठेना बोलते हैं, इसको चिपचिपा होता है। ये कैसा होता है? चिपचिपा। जय बार दीजिएगा ना, तय बार आपको चिपचिपा जैसा लगेगा। तो श्लेष्मा जो है,
सलेस्मा झिल्ली से सलेस्मा निकलता है और यहाँ इस जगह पर बाल भी रहता है, बाल और वो छोटे छोटे बाल को रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोमा। बाल और सलेस्मा क्या काम करता है? तो जितने भी धूल कण है सलेस्मा चिपका लेता है और बाल भी उसको छान कर रख लेता है। बाल जो है छेकनी का काम करता है, जो दूध वाला छांकने वाला छेकनी नहीं होता है, उसका काम कौन करता है? बाल करता है। जितने भी धूल कण है उसको छांक कर कौन रख लेता है? बाल। और जितना भी बाहर मतलब अंदर जाने वाला होता है उसको चिपका कर कौन रखता है? आपका सलेस्मा रखता है, यानी कि म्यूकस रखता है। तो नहीं देखते हैं कि ज्यादा आपका गंदगी पड़ गया है, तो ज्यादा गंदगी पड़ रहा है तो धीरे धीरे 2 दिन के बाद सूख जाता है और उसी को बकोच के निकाल देते हैं। ये भर भर कटोरा करके निकाल देते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में नकटी। क्या बोलते हैं? नकटी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या है कि अगला भाग नासाद्वार का अगला भाग होता है नासिका वेशम, और नासिका वेशम सलेस्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहती है। किससे ढकी रहती है? सलेस्मा झिल्ली और छोटे छोटे बाल जिसको हम लोग रोम कहते हैं उससे ढकी। रोम इटली की राजधानी रोम नहीं, रोमा मतलब छोटे छोटे बाल को रोमा कहते हैं। सलेस्मा झिल्ली, सलेस्मा म्यूकस वही चिपचिपा पदार्थ को जिसको हम लोग ठेना बोलते हैं। सलेस्मा का स्रावन करती है, मतलब सलेस्मा को निकालती है, और यह सलेस्मा और बाल वायु में उपस्थित धूल कण, जीवाणु और अन्य हानिकारक पदार्थ को चिपका कर वह रोक कर रखता है। यहां पर जो है देखिए वो और बात समझिए। देखिए एक चीज हम आपको बताना भूल गए, इस जगह पर नासा गुहा के पास यहाँ संवेदी नाड़ी है। नाड़ी मतलब क्या है? एक ऐसा या नस है जो ससुरा दिमाग से संपर्क है उसका। अगर कोई भी चीज सूंघते हैं ना तो यही नस हमको बताता है, दिमाग को कहता है कि ये सूंघने में खराब लग रहा है। जैसे अगर कहीं मान लीजिए बदबूदार चीज आ रहा है, तुरंत हम सूंघ, बाप रे बाप, तो दिमाग को यही पहुंचा देता है। इस जगह पर एक संवेदी नाड़ी है, वही जो नस है वो दिमाग को पहुंचा देता है, यानी कि घृणाग्राही मतलब जो हमको घृणा लगे, सूंघने में घृणा लगे या अच्छा लगे, तो कोई चीज अच्छा लग रहा है तो वो सूंघने का काम कौन करता है? वो हमारा संवेदी नाड़ी करता है। वो कहां रहता है? नासा गुहा में रहता है। आई मेरी बात समझ में? अब देखिए इस फिगर में समझिए और इस फिगर में समझिए, ध्यान से समझिए। देखिए ये क्या है? ये आपका मुख गुहा है, यानी कि ये मुख है और ये आपका नाक है। तो इस जगह नाक, ये नासा द्वार हुआ, यहाँ 2 द्वार, यहाँ कपाट रहता है बीच में, और इस जगह पर रहता है नासा गुहा। अभी हम इतने तक आए हैं, यहाँ तक नहीं आए हैं। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम बताते हैं आपको, ठीक है? अब जो श्वसन तंत्र का जो अगला अंग है उसे ग्रसनी कहते हैं, इंग्लिश में उसे फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है? फेरिंग्स क्या है कि फेरिंग्स जो है, याद कीजिए हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था, पाचन तंत्र जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो याद कीजिए मुख गुहा के बाद हम ग्रसनी भी पढ़ाए थे, इसके बाद ग्रास नली को भी पढ़ाए थे। याद कीजिए ग्रसनी में ही हम इपोग्लोटिक्स की भी चर्चा किए थे, यहां भी वही ग्रसनी को पढ़ना है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जैसे देखिए हम जो सांस ले रहे हैं तो ये सांस नलिका, ये जो श्वास नलिका है वो आगे की तरह होता है, और जो भोजन नलिका होता है ना, श्वास नलिका के पीछे होता है। तो देखिए इधर से हमारा जो एक इधर से गया ये सांस लेने वाला नलिका, ये मतलब इधर से गया श्वसन तंत्र, और इधर से गया पाचन तंत्र वाला जितना भी नली है, ये जाकर कहां मिल जाता है? ये जाकर ग्रसनी के पास मिल जाता है, और ग्रसनी के पीछे से फिर एक ठो जाके पाइप निकलता है, और ग्रसनी के पीछे वाला पाइप को हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र, और आगे वाला पाइपा को हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र, यानी कि श्वास नलिका कहते हैं। जो पाचन तंत्र यानी कि जो पाचन तंत्र वाला जो जितना भी नाली है ना, सिस्टम है ना, वो ग्रसनी के पीछे से चलता है। हम तो दिखा नहीं सकते हैं, ये जो है पाचन तंत्र वाला नली है, ठीक है? ये पीछे रहेगा, और जो श्वसन तंत्र वाला जो नली है वो आगे रहता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर इस फिगर को देखिएगा तो आराम से समझिए इस फिगर को। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि श्वसन तंत्र है। जरा ध्यान से समझिए। यहां देखिए, यहाँ आपका नासिका पथ है, मुंह है। देखिए इस जगह पर देख नहीं रहे, ये पाइप की तरह दिया है, ये इसमें देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसलिए ये श्वास नलिका है, इसमें नहीं दिखाया, ट्रेकिया को नहीं दिखाया है। और इसमें क्या ट्रेकिया को दिखाया है? जरा ध्यान से समझिएगा। ट्रेकिया के पीछे में क्या दिया है? देखिए ये ग्रास नली जो है, ये ग्रास नली ट्रेकिया के पीछे, और ग्रास नली किसका भाग है? तो किसका भाग है? डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है। तो देखिए आगे जो दिया है, वो जो आगे जो है दिया है वो श्वसन तंत्र का भाग है, और जो पीछे वाला जो नली है वो ग्रास नली जो है वो किसका भाग है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि पाचन तंत्र का भाग है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हम लोग तो एक्चुअली में डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़ लिए, पीछे वाला तो पढ़ लिए कि उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, हम लोग अभी सांस कैसे लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है? ये देखिए आपका लैरिंग्स है, इस जगह पर क्या है मित्रों? आपका लैरिंग्स है। लैरिंग्स मतलब क्या होता है? स्वर तंत्र होता है। क्या होता है? स्वर तंत्र, यानी तो इसको कंठ भी कहते हैं। और इसी लैरिंग्स के ऊपर में आपका फेरिंग्स था। फेरिंग्स जो है ये आपका फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स के ऊपर में फेरिंग्स था। ये फेरिंग्स क्या करता है? फेरिंग्स के पास एक इपोग्लोटिक्स रहता है। याद कीजिए दरवाजा, जब हम खाना खाते हैं तो ये दरवाजा किधर चला जाता है? श्वसन नली की तरफ चला जाता है। और जैसे हम सांस लेते हैं तो वो खुल जाता है, खुलकर किधर चला जाता है? भोजन नली की तरफ चला जाता है। तो वही लिखे हैं, नासा गुहा के बाद ग्रसनी में पहुंचती है वायु, ग्रसनी में पहुंचती है, ग्रसनी में उपस्थित इपोग्लोटिस भोजन नलिका के द्वार को बंद कर देता है, जिससे वायु स्वर यंत्र से होते हुए श्वास नलिका में चली जाती है। ग्रसनी के पास निगल द्वार ग्रसनली में,
निगल द्वार मतलब जिसे भोजन करते हैं उसको निगल द्वार कहेंगे। और कंठ द्वार श्वास नली में खुल जाता है, मतलब दो रास्ता निकल जाता है ग्रसनी के बाद, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार। कंठ द्वार कहां खुल जाता है? श्वास नली में। और निगल द्वार कहां खुल जाता है? ग्रास नली में। समझ पा रहे? अब हम लोग यहां से अलग अलग रास्ता में जाएंगे। जिस तरह आपने देखते हैं शहर में ये चौराहा है, बीच चौराहा पर एक ठो रास्ता इधर से आया, एक ठो रास्ता इधर से आया। अब ये दोनों आकर मिल गया। मान लीजिए एगो गाड़ी वाला है, गाड़ी वाला ए नाम का एगो लड़का है, एक नाम बी नाम का लड़का। अब दोनों लड़का आकर एक जगह मिल गया। अब यहाँ के बाद दोनों मिल गया, आराम से बात क्या, बोला क्या हाल है, तो बोला बहुत दिन के बाद। अब दोनों मिलने के बाद चाय पानी किया, इसके बाद फिर अपना रास्ता और ये फिर अपना रास्ता। अब यहाँ से जो है यूनिक हो जाएगा, मतलब अब हम लोग अलग अलग रास्ता, फिर अब आगे कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब अगला आ जाता है स्वर यंत्र या कंठ। अब देखिए स्वर यंत्र क्या होता है। हाँ देखिए यहाँ है जो है ना स्वर यंत्र है, इसको बोलते हैं कंठ, इंग्लिश में इसे बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या करता है? ये सिर्फ आवाज निकालता है। यहाँ क्या होता है? आवाज निकालता है। और इसमें यहाँ नॉब्स रहता है, इस तरह का नॉब्स रहता है, जब ऐसे ऐसे घड़घड़ाता है ना तब ये आवाज निकालता है। और इस ससुरा स्वर यंत्र जितना पतला होगा वो उतना मतलब पतला आवाज निकलेगा, तारत तो आवाज निकलेगा। जैसे महिलाओं और बच्चों का जो स्वर यंत्र होता है, जो कंठ होता है, वो पतला होता है, इसलिए महिलाएं बोलेगी क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये तारत्व होता है, ये पतलापन को हम लोग बोलते हैं तारत्व। ठीक है, तो स्वर यंत्र समझे और कंठ समझे। स्वर यंत्र को ही हम लोग कंठ बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ स्वर यंत्र यानी कि हम लोग कंठ तक चले गए थे, लैरिंग्स तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग पहुंचेंगे श्वास नलिका। फिर श्वास नलिका के बाद क्या क्या आएगा? श्वास नलिका में तो ब्रोंकी, ब्रोंकिलेस, फिर एल्वली, फिर क्या क्या आता है उसी को हम लोग समझेंगे। तो समझ पा रहे? तो जितना स्वर यंत्र जो है पतला होगा उतना जो है ज्यादा पतला आवाज निकलेगा। और हम लोगों का जैसे लड़का का क्या होता है, स्वर यंत्र मोटा होता है लड़कियों की तुलना में, इसलिए लड़का बोलेगा हाँ क्या हाल है। ठीक है, तो लड़कियों का जो है, लड़कियों और बच्चों का जो है स्वर यंत्र जो है पतला होता है, इसलिए उल्लू का तारत होता है। देखेंगे ना उल्लू इतना तारत होता है, एक बार का नाम चिल्ला देगा तो काना का डंप हुआ फड़ देगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो अगला भाग है वो ससुरा श्वास नली है, उसको इंग्लिश में हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। और कभी कभी इंग्लिश में भी ऐसे लिख देता है। इंग्लिश मतलब क्या होता है? आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में लिख देना, उसी को बोलते हैं इंग्लिश। तो कभी कभी इस तरह ट्रेकिया भी बोल देता है, इसको एक्चुअली में हिंदी में हम लोग बोलते हैं श्वास नली। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, पहला भाग क्या हुआ? नासा द्वार, इसके बाद नासा गुहा, इसके बाद फेरिंग्स, इसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद अब देखिए फेरिंग्स क्या होता है कि उभयनिष्ठ भाग था, मतलब यहाँ पाचन तंत्र के भी अंग मिलते हैं और इसमें श्वसन तंत्र के भी अंग मिलते हैं फेरिंग्स के पास। अब इसके बाद होता है स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र और फेफड़ा से जोड़ने का काम कौन करता है? श्वास नलिका, यानी कि श्वास नली करता है, जिसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। हम बार बार ट्रेकिया कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यार, ये जो ट्रेकिया होता है ना, वो ट्रेकिया जो है मनुष्य का जो है लगभग 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इसका लमसम में जो व्यास होता है, मतलब ये गोल गोल जैसा होता है। ये कैसा होता है? गोल गोल जैसा होता है। लगभग इसका जो व्यास होता है ना वो 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर लगभग बोल रहे हैं, कहीं किसी किसी का 3 सेंटीमीटर हो जाता है, 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इस ट्रेकिया में क्या क्या रहता है जरा ध्यान से समझिए। इस ट्रेकिया में जो है, इस ट्रेकिया में म्यूकस भी पाए जाते हैं, यहाँ चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। जो म्यूकस यहाँ पाया जाता है ना, उसी तरह का चिपचिपा पदार्थ जो है ट्रेकिया में भी पाया जाता है। आप पूछेगा ट्रेकिया में यहाँ क्या काम है भैया? तो देखो यार, हम अगर गंदगी पूरा अगर बड़का बड़का गंदगी आ रहा है, वायु में गंदगी आ रहा है, तो उस गंदगी को रोमा और यहाँ का जो म्यूकस वो छांकने पाता है। अब जो हम मुंह के माध्यम से जो गंदगी को ले जा रहे हैं सांस में, तो उस गंदगी को छानने का, चिपकाने का काम कौन करता है? वो जो ट्रेकिया में जो म्यूकस है ना वही करता है। नहीं देखते हैं कोई खखारता एकदम ये कटोरा भर बाल्टी एकदम जैसे खखार थूक देता है, तो वो कौन थूकता है? तो समझिए वहां खखार आ रहा है। खखार वही जो ट्रेकिया में जो गंदगी हो जाता है, चिपका लेता है, जो म्यूकसवा जो गंदगी को चिपका लेता है, और वही गंदगी को हम लोग खखार के माध्यम से थूक देते हैं। ठीक है, और इसमें एगो और चीज पाया जाता है। ट्रेकिया में 2 चीज पाया जाता है, पहला श्लेष्मा पाया जाता है और दूसरा जो है हड्डी पाए जाते हैं। ये ससुरा पूछेगा हड्डी क्या होता है? तो हड्डी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में उपास्थि कहा जाता है। और ये उपास्थि जो है गोल जैसा होता है, वलय जैसा, रिंग जैसा होता है। इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग। ठीक है, उपास्थि वलय हिंदी में कहते हैं। यानी कि आप मानिएगा ना कि गोल गोल हड्डी जैसा होता है। देखिए ना ऐसे ऐसे बनाया, देख रहे हैं, गोल गोल हड्डी की तरफ होता है। इसमें हड्डी लगा दिया है, क्यों? क्योंकि अगर ससुरा हम लोग सांस लेंगे, जैसे सांस लेंगे, ट्रेकिया क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और ससुरा जैसे ट्रेकिया चिपक जाए, अब किसी भी कारण से अगर ट्रेकिया नहीं फूले, तब तो हम लोग सांस ले 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 ऐसे मर ये लो, समझ रहे? तो इसके लिए भगवान ने क्या चीज का व्यवस्था किया है? इस ट्रेकिया में एक हड्डी को ला दिया है। उस हड्डी को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी उपास्थि वलय। समझ रहे कि इसलिए इसको लगाया है कि अगर वायु अगर निकल जाने पर वो ट्रेकिया जो है, वो श्वास नली जो है, वो ट्रेकिया जो वो पिचके नहीं, ऐसा नहीं कि वो सुटकले रह जाएगा। अगर सुटकले रह जाएगा तो ससुरा हम लोग सांस को ना छोड़ पाएंगे और ना ही हम लोग ले पाएंगे, अंततः उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? तो यहां सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा? तो सबसे पहले नासिका, नासा द्वार, इसके बाद यहां था क्या?
नेसल कैविटी यानी कि नासा गुहा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, फेरिंग्स को। इसके बाद लैरिंग्स को समझे। लैरिंग्स के बाद क्या आया, ये देखिए ये जो भाग है ये ससुरा ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया जो है अलग अलग भागों में बंट जाता है, और जब ट्रेकिया अलग अलग भागों में बंट जाएगा तो इसको ब्रोंकी कहेंगे, और यही ब्रोंकी फिर अलग अलग भाग में बंट जाएगा तो इसको बोलते हैं ब्रोंकिलेस। और इसी ब्रोंकिलेस के मुंह पर ऐसे मतलब जाली नुमा जैसा आकृति होगा, उसको बोलेंगे अलवले। अलवले ने एलवली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलवली बोलेंगे। अगर आप समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए श्वसन तंत्र का जो अगला भाग है वो ब्रोंकी होता है या ब्रोंकिलेस। ब्रोंकी व ब्रोंकिलेस अलग अलग होता है। एक्चुअली में ब्रोंकी क्या होता है और ब्रोंकिलेस क्या होता है, तो देखिए है जो यहां से जो श्वास नली ने गया है, श्वास नली जब दो भाग में फट जाता है, मतलब दो भाग में जब बटा जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, ब्रोंकी। अरे ये जब ब्रोंकी जो है यही श्वास नली जब दो भाग में बटाता है तो उसको ब्रोंकी कहते हैं। और वो ससुरा ब्रोंकी जब कई भागों में बटा जाता है तब ससुरे को बोलते हैं ब्रोंकिलेस। जैसे देखिए ई फिगर में देखिए, महत्तम फिगर है, देखिए ये आपका क्या है मित्रों, ये आपका है ट्रेकिया, श्वास नली। श्वास नली दो भाग में, देखिए यहां से दो भाग में बटाया, तो जब दो भाग में बटा गया तो हे दो भागों को बोलते हैं ब्रोंकी। क्या बोलते हैं मित्रों, ब्रोंकी। और ये ससुरा जिससे यहां आया तो हे देखिए यहां भी बटाया, ये ब्रोंकी जब यहां आया तो कई भागों में बटा गया, तो ये भाग को बोलते हैं, देखिए 1 2 3 कई भागों में बटा जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकिलेस। अरे हे जो है खोपवा नियर नहीं रहता है, यहां जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग एल्वियोली। क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोली। अब ससुरा इसको ऐसे समझिए, ये है कोबी और इसी से हम नोचे हैं इसको, ठीक है। ये ससुरा हुआ ट्रेकिया, ये क्या हुआ, ट्रेकिया। और जब ट्रेकिया दो भाग में टूटे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकी। और ये देखिए ब्रोंकी जो है, ब्रोंकी कई भाग में टूट गया है, ब्रोंकी जो है कई भाग में बिछड़ गया है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकिलेस। अब देखिए इस ब्रोंकिलेस के मुंह पर देखिए आपको इस तरफ फूल जैसा नहीं रहे, देखिए फूल जैसा है कि नहीं, तो हेकरा बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोली। हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक। आई मेरी बात समझ में, तो ध्यान से समझिए, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकिलेस, एल्वियोली, फेफड़ा, फिर कैसे कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं ब्रोंकी से क्या होता है। ब्रोंकी को हिंदी में बोलते हैं श्वसनी और ब्रोंकिलेस को हिंदी में बोलते हैं श्वसनिकाएं। क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। जब श्वसनी कई भागों में बढ़ जाता है तो क्या बोलेंगे, श्वसनिकाएं। सिंगुलर और प्लुरल याद कीजिए, जैसे पहेली पहेलियां, सहेली सहेलियां, ऐसे नहीं बनाते, तो श्वसनी श्वसनिकाएं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। श्वसनली जो है आगे दो भाग में बढ़ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं श्वसनी यानी कि ब्रोंकी, और यही ब्रोंकी कई भागों में बढ़ जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंकिलेस। अगला भाग है एल्वियोली। अब इसको समझना है, एल्वियोली को हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक, ठीक है। अब ये या एलवेली बोलिए या अलवेले बोलिए या सिरिवल्ली बोलिए, पुष्पावला सिरिवल्ली, तेरी झलक सिर्फी, उबला ने बोलना है, ठीक है, एल्वियोली बोलना है, ठीक है। अब जो वायु जो है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो किसके माध्यम से, ब्रोंकी यानी कि श्वास, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकिलेस के माध्यम से कहां पहुंचता है, एल्वियोली में। और जब एल्वियोली में पहुंचता है तो वायु भरने के कारण ये वायु कोष जो होता है यानी कि एल्वियोली क्या होता है, फूलने लगता है। इसको मान लीजिए ये जो फूल है, ये फूल को क्या मान लीजिए, एल्वियोली, ये फूलने लगता है ससुरा। और जब ये फूलने लगता है, अब देखो जरा ध्यान से समझो, ये देख रहे हो, ये आपका फेफड़ा है, ये क्या है, फेफड़ा है। अब इसी के बीच में यही रहता है हृदय, इसी को हिंदी में बोलते हैं हार्ट। दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। कई गाना निकल गया है जो आप लोग इस तरह दिल जो बनाते हैं वो दिल विलने है, समझ रहे हैं, उस तरह एक्चुअली में दिल विलने है ना। एक तो ऐसे दिल बना देंगे और यहां से एगो मार तीर चला देंगे, बाप रे बाप, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का दिल नहीं होता है, ठीक है। हम बताएंगे जब हृदय पढ़ाएंगे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब इन वायु, अब इस जगह पर रहता है हृदय। अब इसका जो पाइप जो है, हृदय का एगो पाइप जुड़ा रहता है किससे, फेफड़ा से। अब यहां देखिए ध्यान से समझिए, इन वायु कोष यानी कि इन वायु कोष में, इन एल्वियोली में रक्त वाहिनियों का घना जाल होता है। रक्त वाहिनी मतलब रक्त को ले जाने वाले या ले आने वाले भाग को बोलते हैं रक्त वाहिनी। वाहिनी मतलब रक्त को ढोने वाले भाग को रक्त वाहिनी कहते हैं। इस जगह एल्वियोली के पास रक्त वाहिनियों का घना जाल होता है, और घना जाल होता है इन रक्त वाहिनियों में हृदय से आया। इन रक्त वाहिनियों में कहां से आया, देखिए हृदय से आया कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता युक्त अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यहां अशुद्ध रक्त आकर भर जाता है और इस प्रकार यहां वायु कोषों एवं रक्त वाहिनियों के मध्य गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। देखो शुद्ध रक्त मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। शुद्ध रक्त जब भी हम बात करें ना तो इसका मतलब समझना कि रक्त में क्या मिला है, ऑक्सीजन मिला है। और अशुद्ध रक्त की बात करें ना तो अशुद्ध रक्त मतलब क्या होता है कि रक्त में क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाता है तो वो कैसा होता है, अशुद्ध रक्त हो जाता है। और रक्त में अगर ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो रक्त कैसा हो जाता है मित्रों, शुद्ध हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, यही बायोलॉजी का यही सबसे बड़ा फंडा है, समझ रहे हैं। अब देखो इसमें कैसा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। मतलब रक्त में क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। समझ
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अशुद्ध रक्त भरा होता है, इस प्रकार यहाँ वायु कोषों एवं रक्त वाहिनियों के मध्य गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। हम इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को दिए और उधर से यही रक्त जो है ऑक्सीजन को भी लाता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करने का काम कहां होता है? तो आपका वायु कोष्ठक में होता है, एल्वियोली में। और इसी जगह पर क्या होता है कि देखो हवा में नमी होता है, जैसे ये वायुमंडल की जो हवा है उसमें ससुरे नमी पाए जाते हैं। पूछेगा कैसे? तो एक काम कीजिए, नमी कैसे आपको पता चलेगा? तो देखिए, फ्रिज से आप बोतल को निकालिए। आप फ्रिज से जैसे आप बोतल को निकाल रहे हैं ना, देखिए ये ठंडा पानी है, आप इसको जैसे निकालिएगा ना फ्रिज से, तो ये ससुरा देखिएगा ना बाहर में जो है, बाहर से जो है पानी टपकने लगेगा। तो आपको भयम है कि वो पानी जो है इसी से निकला है, बिल्कुल नहीं निकला है। वो बाहर से जो हवा में नमी है ना, नमी को क्या चाहिए? कोई भी चीज ठंडा चाहिए। जहां ठंडा देखेगा ना सट से ना वो चिपक जाएगा, और वही जब नमी चिपक जाता है तो देखते हैं ना पानी यहाँ निकलने लगता है। तो उसी तरह क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है, बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता है, वो हवा के नमी को ले लेता है, ज्यादा हवा की नमी को सोख लेता है, और वो नमी जो है कहां जम जाता है? इसी एल्वियोली में जाकर जम जाता है। तो वो रोग होता है निमोनिया। क्या सा रोग होता है? निमोनिया। और कोरोना रोग भी यही एल्वियोली के कारण होता है, यही एल्वियोली में जम जाता है, कोरोना रोग होता है। एक्चुअली में ये सब दूसरा टॉपिक है, मानव एवं रोग से संबंधित 12th में पढ़िएगा, ठीक है? क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब इस जो ये एल्वियोली है ना, फेफड़ा में सब चीज काम करता है। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को लाने और ले जाने का भी काम कौन कर रहा है? ये एल्वियोली कर रहा है। यही एक्सचेंज होने का काम, मतलब ये आदान प्रदान करने का काम कौन कर रहा है मित्रों? ये एल्वियोली कर रहा है। इसलिए फेफड़े की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई एल्वियोली को कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? और हमारे पूरे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को किसको कहा जाएगा? तो कोशिका को। यानी कि हमारे शरीर में कुछ भी काम करता है तो कौन करता है? कोशिका। और फेफड़ा में कुछ भी काम कौन करता है? तो वो करता है एल्वियोली। आई मेरी बात समझ में? और ये जो वायु कोष्ठक जो होता है ना, हमारे फेफड़ा में लमसम में 3 लाख है, दोनों फेफड़ा मिलाकर, दोनों साइड बायां दायां दोनों फेफड़ा मिलाकर जो है 3 लाख वायु कोष्ठक है। समझ पा रहे हैं? कितना कोष्ठक है? 3 लाख वायु कोष्ठक है। आप पूछेगा दूगो फेफड़ा? हाँ भाई, हमरे शरीर का जो है अधिकतर भाग दूगो है, आंख दूगो, कान दूगो, नाक दूगो। देख रहे हैं नाक भी ऐसे ऐसे दूगो, हाथ दूगो, तो फेफड़ा भी दूगो, किडनी भी दूगो, पैर भी दूगो। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अधिकतर भाग हमारा शरीर का जोड़ा में है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो अगर समझे तो एक बार प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग मानव श्वसन तंत्र में एक प्रमुख अंग को समझते हैं जिसका नाम है फेफड़ा। फेफड़ा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लंग्स। समझिएगा लंग्स क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग इसकी संरचना को समझते हैं। एक्चुअली जो लंग्स होते हैं ना, वो थैलीनुमा आकृति का होता है। किस तरह की आकृति होता है? थैलीनुमा। और कितने होते हैं? 2 होते हैं। देख ले रहे, एक इधर और एक इधर, तो 2 होते हैं। ये कहां होते हैं? तो हृदय के अगल बगल में होते हैं। किधर होता है? यहाँ बीच में हृदय होता है, और इसके अगल बगल में क्या होता है मित्रों? ये होते हैं आपका लंग्स, ठीक है? फेफड़ा। और हृदय को बोलते हैं हम लोग हार्ट, या नहीं तो दिल बोलते हैं। दिल बोलेंगे, कोई दिक्कत? अब ये जो है ना, ये जो फेफड़ा होता है ना, ये फेफड़ा एक गुफा में रहता है, और इस गुफा का नाम है वक्ष गुहा। क्या नाम है इसका? वक्ष गुहा। ये फेफड़ा ससुरा एक गुफा में रहता है। कहां रहता है? गुफा में रहता है। और इस देखने रहे चारों तरफ हड्डियां और बीच में यहां फेफड़ा है, तो इसका मतलब ये गुफा में रहता है। और इस गुफा का नाम है प्लूरल गुहा। गुफा को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? गुहा। क्या बोलते हैं? गुहा। तो उस गुफा का नाम क्या है? प्लूरल गुहा। और उस प्लूरल गुहा के चारों ओर एक मच्छरदानी लगा है जिसका नाम है प्लूरल झिल्ली। क्या नाम है उसका? प्लूरल झिल्ली। और उस प्लूरल झिल्ली का दूसरा भी नाम है, उसका नाम है पेराटाइल पुलुरा। क्या नाम है उसका? पेराटाइल पुलुरा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें जो आवरण लगा है, यानी कि जो झिल्ली लगा है, उसका नाम क्या है मित्रों? पेराटाइल पुलुरा। और किस गुफा में स्थित है? प्लूरल गुहा, या नहीं तो वक्ष गुहा बोलना है। क्या बोलना है? प्लूरल गुहा या नहीं तो वक्ष गुहा में। समझ पा रहे? अब एक्चुअली में ये हमारे शरीर में करता क्या है, जरा ध्यान से समझो। तो ये क्या है? ये एक ऑक्सीजन टैंक है। ये ऑक्सीजन को कभी देता है, कभी ले जाता है। जरा ध्यान से समझो। जैसे हम सांस लिए, तो सांस लिए तो कहां से गया? तो सांस लिए पहले नासाद्वार, नासाद्वार के बाद नासागुहा, नासागुहा के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स होते हुए ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकिलेस, ब्रोंकिलेस के बाद आया एल्वेली के पास। इस एल्वेली के बाद कहां आया? फेफड़ा में। अब जरा ध्यान से समझो। और इस फेफड़ा में क्या है? ऑक्सीजन है। हम लोग ले क्या रहे हैं मित्रों? ऑक्सीजन ले रहे हैं। हम लोग क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं। और जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है आ जाता है एल्वेली। एल्वेली के पास यहां रहता है ब्लड। इस ब्लड को ऑक्सीजन दे देता है, और इस ब्लड को जब ऑक्सीजन देगा तो ये शरीर तक, सारे शरीर के अंगों तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन को। कौन? ब्लड। और ब्लड में भी एक आदमी रहता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। तो हम अभी ब्लड बोलेंगे तो इतना तक आप समझ जाना है, ठीक है?
अब ऑक्सीजन को क्या करता है, वो ऑक्सीजन को पहुंचा देता है शरीर के सभी अंगों तक। अब अंगों तक पहुंचाता है तो जितना भी अंग होता है वो ससुरा ऑक्सीजन लेता है, लेकिन उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड में भी कौन, हेमोग्लोबिन। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर कहां दे देता है मित्रों, ये आपका फेफड़ा के पास। फेफड़ा के पास कहां, एल्वेली में। फिर ऐसे निकलता है, फिर एल्वेली के बाद फिर ब्रोंकिलेस, ब्रोंकिलेस के बाद फिर ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद फिर से बाहर निकल जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो इसमें एक्चुअली में आप देखिएगा तो जरा ध्यान से समझिए, फेफड़ा में जो है वायु आया है, ऑक्सीजन आया है, और ऑक्सीजन के साथ रक्त, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जब रक्त मिल जाता है तो कैसा रक्त होता है, वो शुद्ध रक्त होता है। तो यानी कि हमारा फेफड़ा जो ऑक्सीजन का टैंक है, कैसा है, टैंक है। तो वही लिखे हैं, फेफड़ा एक तरह का ऑक्सीजन टंकी है। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के अंदर वायु ग्रहण कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। क्या कराना, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, और फिर कोशिकाओं के माध्यम से अब कोशिकाओं तक पहुंचा। वो आंतरिक श्वसन में हम लोग पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कैसे पढ़े हैं हम लोग, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब कोशिकाओं की गतिविधियों के साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां हो जाता है, बाहर हो जाता है। यानी कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, फेफड़ा करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन को मिला देना क्या कहलाता है, शुद्ध रक्त कहलाता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब ये जो है ना, ये हम लोग परिसंचरण तंत्र में पढ़ेंगे, परिवहन तंत्र में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा चर्चा कर दिए हैं। एक्चुअली में हमारे शरीर में जो है ना, मोटा मोटा इस तरह नस होता है। हे मोटका नस को बोलते हैं शीरा और धमनी कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार का नस होता है, शीरा और धमनी। तो फेफड़ा तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाता है। फुफ्फुस एक धमनी होता है, एक नस होता है, वो उसका अभी याद रखिएगा ना, एक फुफ्फुस धमनी होता है, नस होता है, वो हमारे फेफड़ा तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है। समझ पा रहे हैं? फेफड़ा तक कैसा रक्त को पहुंचाता है, अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है। और ये शरीर का एक लौता केवल ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त मतलब क्या होता है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और फेफड़े द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त जो फेफड़ा क्या करता है, शुद्ध कर देता है रक्त को, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिला देता है। और जब ऑक्सीजन मिला देता है तो अब जो शुद्ध जो रक्त हो गया वो फुफ्फुस शीरा, देखिए यहाँ फुफ्फुस धमनी है, यहाँ फुफ्फुस शीरा है। फुफ्फुस शीरा द्वारा ये हृदय में दे देता है। कहां दे देता है, हृदय को दे देता है। हृदय में भी कई पार्ट होते हैं, अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ये कई प्रकार के हृदय के विभाग होते हैं। तो हम लोग हृदय में जब पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग समझेंगे। इतना आप सिर्फ दिमाग में रखिएगा, इसको हम लोग परिवहन तंत्र में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फेफड़े का क्या काम है मित्रों, तो फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है शरीर के सभी अंगों तक, और फिर उधर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है। और फिर जो फेफड़े तक अशुद्ध रक्त को कौन पहुंचाता है, तो फुफ्फुस धमनी। और फिर जो शुद्ध करके फिर किस धमनी, किस शीरा में देता है, कौन से नस में देता है, तो फुफ्फुस शीरा में देता है। देखिए धमनी मतलब क्या होता है, इसमें लाता है। अशुद्ध रक्त कहां से लाता है, हृदय से लाता है, और शुद्ध करके देता है। मतलब दो पाइप एक जुड़ा है, ये क्या है, फेफड़ा है। तो एक इधर से आया है नाली, उसका नाम है फुफ्फुस नाली। क्या नाम है उसका, फुफ्फुस नाली, यानी कि फुफ्फुस धमनी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें कैसा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। और ये ससुरा शुद्ध करके एक नाली में भेज देता है, उस नाली का नाम है फुफ्फुस शीरा। क्या नाम है उसका मित्रों, फुफ्फुस शीरा। और फुफ्फुस शीरा, ये जो फुफ्फुस धमनी जो है कहां से आया है, वो आपका हृदय से आया। जब हम लोग हृदय पढ़ेंगे तो वहां भी चर्चा करेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो पहला अंग हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला अंग हम लोग मुख द्वार, मुख गुहा, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकिलेस, एल्वियोली, फिर एल्वियोली के बाद हम लोग फेफड़ा। अब हम लोग अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं, डायफ्राम, ठीक है। तब तक आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो मानव श्वसन तंत्र का जो सबसे लास्ट भाग है वो है ससुरा डायफ्राम। एक्चुअली में इंग्लिश में हम लोग इसको लिखते हैं DIPHRAGM, डायफ्राम नहीं बोलेंगे, ये जी इसमें ससुरे साइलेंट रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। इसको याद रखना है, ठीक है। जानते हैं इस डायफ्राम को हम लोग गांव के भाषा में पंजरी बोलते हैं। कहते हैं ना, अगर जो लड़ते हैं तो मार के पंजरिया तोड़ देंगे ससुरे, समझ रहे। इस डायफ्राम का काम क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये फेफड़ा है। इस फेफड़ा के नीचे डायफ्राम रहता है। तो देखिए इस जगह पर हमारा क्या है, डायफ्राम है। क्या है मित्रों, डायफ्राम है। एक्चुअली में डायफ्राम क्या काम करता है, जरा ध्यान से समझ। जैसे हम सांस लिए तो इस ससुरा डायफ्राम नीचे आ गया, डायफ्राम क्या होगा, नीचे आए। जैसे हम छोड़े तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है। मतलब इसको क्या करता है कि इसको जो है फेफड़ा को फुलाने और पिचकाने का काम करता है। समझ पा रहे कि इसको आगे पीछे हो, ऐसा नहीं कि एक जैसा फेफड़ा हो जाए। अगर एक जैसा फेफड़ा रह जाएगा तो हम लोग सांस ही नहीं ले पाएंगे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो डायफ्राम क्या करता है, उच्छ्वास मतलब सांस लेने और छोड़ने में ये डायफ्राम सहायता करता है। समझ पा रहे हैं? अब एगो बात समझिएगा थोड़ा, गर्भवती महिला जो होता है ना, गर्भवती महिला में डायफ्राम नहीं होता है। पूछेगा क्या है, तो यहाँ उसका गर्भाशय होता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका डायफ्राम नहीं होता है। तो इसलिए कहता है प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाओं को कहता है कि भारी चीज नहीं उठाए। भारी चीज इसलिए नहीं उठाने बोलता है कि ससुरे उस समय उसका डायफ्राम नहीं होता है। उस डायफ्राम की जगह पर क्या हो जाता है, आपका गर्भाशय हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को?
कभी कभी आप देखे ना हो कि अगर कोई ससुरा गाड़ी से एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होता है, उसको कुछ कहीं छिलाल तिलाल नहीं रहता है, उसका ससुरा डायफ्राम में जो है टूट जाता है, जिस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं उसको कुछ नहीं हुआ था और वो मर गया ससुरा, तो वही उसका डायफ्राम टूट गया था। क्या हुआ था? डायफ्राम टूट गया था। डायफ्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर वो डायफ्राम काम करना बंद कर देगा उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एकदम दिल से प्रेम से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए एगो वर्ड यहां आएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या होता है तो याद कीजिए, ध्यान से समझिए। जब हम सांस लेते हैं तो एकदम एक एक लाइन को पकड़िएगा। हम सांस लेते हैं तो सांस कहां आया? ऑक्सीजन, यानी कि हम सांस के रूप में क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन पहले नासा द्वार में आया, नासा गुहा में आया, नासा गुहा के बाद आपका फेरिंग्स में आया, ग्रसनी, और इसके बाद लैरिंग्स में आया, स्वर यंत्र के पास आया, फिर स्वर यंत्र के बाद ट्रेकिया में आया, ट्रेकिया के बाद आपका ब्रोंकी में, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकिलेस, ब्रोंकिलेस के बाद एल्वियोली में आया, एल्वियोली के बाद फेफड़ा आया। ठीक है, जब सांस लिए तो ऑक्सीजन कहां चला गया? आपका एल्वियोली के पास, यानी कि वायु कोष्ठक के पास। वायु कोष्ठक के पास क्या बैठा है मित्रों? ब्लड बैठा हुआ है। और वो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है और सभी अंगों तक दे देता है कि ले, जेकरा काम है ले लो। तो जब ब्लड ऑक्सीजन को ले जाता है और उस ब्लड में भी कौन ले जाएगा? तो हेमोग्लोबिन ले जाएगा। उस ब्लड में कौन ले जाएगा मित्रों? हेमोग्लोबिन ले जाएगा। तो उस हेमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं मित्रों? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। जब ब्लड के हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर सभी अंगों तक पहुंचा देता है तो उस समय उस हेमोग्लोबिन का नाम हो जाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्यों? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को ले जा रहा है, इसलिए इसका नाम रह गया ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और उधर से क्या लेकर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। जब हेमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लाता है तो उस समय हेमोग्लोबिन का नाम हो जाता है कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। समझ पा रहे मेरी बात को? हम लोगों ने फेफड़ा के भी बारे में समझा और डायफ्राम के भी बारे में समझा। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।